नमस्कार बच्चों। एसएसएलसी परीक्षा मार्गदर्शी हिंदी 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र लिखिए। निबंध लेखन, इंटरनेट क्रांति, समय का सदुपयोग, नागरिक के कर्तव्य, कर्नाटक संपदा, पाठ 1 मातृभूमि पद्य, पाठ 4 अभिनव मनुष्य पद्य, पाठ 7 तुलसी दोहे पद्य, पाठ 11 समय की पहचान। तीन दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र। दिनांक 1/12/2020। प्रेषक कुमार, 10वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल हासन। सेवा में प्रधानाध्यापक, सरकारी हाई स्कूल। हासन। मान्य महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए पत्र। आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे घर में मेरे भाई की शादी होने वाली है। मैं भी इस कार्य में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। इसलिए कृपया आप मुझे दिनांक 1/12/2020 से 3/12/2020 तक 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र। निबंध लेखन, इंटरनेट क्रांति, विषय प्रवेश। आज का युग इंटरनेट युग है। आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक है।
इंटरनेट ने मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इंटरनेट का अर्थ अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के जाल को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट से लाभ। इंटरनेट मानव जीवन में एक वरदान बन गया है। इंटरनेट द्वारा पल भर में कोई भी विचार, स्थिर चित्र या कोई वीडियो को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर जितनी चाहे रकम भेज सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग रूम में बैठकर विचार विनिमय कर सकते हैं। ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण पा सकते हैं। इंटरनेट से हानियाँ। इंटरनेट वरदान के साथ अभिशाप भी है। इंटरनेट से आज पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग ज़्यादा बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट में चैटिंग करने में युवा पीढ़ी अपना समय गंवा रहे हैं। इससे बच्चे पढ़ाई की ओर कम ध्यान दे रहे हैं और अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। उपसंहार। इंटरनेट आज की समय की मांग है। इसका सही उपयोग करने से यह वरदान बन सकता है, नहीं तो यह अभिशाप बन जाता है। समय का सदुपयोग। विषय प्रवेश। मनुष्य के जीवन में सबसे कीमती चीज़ समय है। धन और समय में समय को ही अधिक प्राधान्य देते हैं, क्योंकि धन खर्च हो जाए तो उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं मिल सकता। अर्थ। समय के सदुपयोग का अर्थ है सही समय पर सही काम करना। विषय विस्तार। समय कभी रुकता नहीं, इसलिए सबको समय के साथ चलकर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति
सही समय पर सही काम करके अपना जीवन सार्थक बना लेता है। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग कर लेना आवश्यक है। समय का सदुपयोग से लाभ। समय बहुअमूल्य है। हमारे देश के महान व्यक्ति जैसे गांधी जी, विश्वेश्वरैया आदि ने समय का सदुपयोग करके महान बने हैं। छात्रों को परिश्रम का अच्छा परिणाम पाने के लिए समय का सदुपयोग कर लेना आवश्यक है। जो समय पर अपना काम कर लेता है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। उपसंहार। समय अनमोल रत्न है। समय ही जीवन है। समय के नष्ट हो जाने से जीवन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करके जीवन में आगे बढ़ना है। नागरिक के कर्तव्य। विषय प्रवेश। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज या राज्य के सदस्यों को कुछ अधिकार होते हैं। उसी प्रकार उनको कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। विषय विस्तार। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। मानव का जीवन का विकास समाज में ही होता है। उस समाज में स्थित व्यक्ति को उस समाज या राज्य का नागरिक कहा जाता है। नागरिक के कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक को देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। देश के प्रति गौरव का भाव रखना और देश की एकता को अखंड रखना है।
समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना है। जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभावों को दूर करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। हमारी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना है। समय आने पर देश की रक्षा करना है। उपसंहार। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग पाता है, उसी प्रकार उसे राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करना होगा। इससे देश का कल्याण होगा। कर्नाटक संपदा। विषय प्रवेश। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। प्राकृतिक संपदा। कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य अनोखा है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत के दक्षिण से उत्तर की छोर में पश्चिम घाटों से सुशोभित है। इन्हीं घाटों के कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियाँ शोभायमान है। इस प्रकार कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि। जोग, अब्बी, गोकाक और शिवनासमुद्र आदि प्रमुख जलप्रपात हैं। कर्नाटक की प्रमुख संस्थाएं। कर्नाटक में बेंगलुरु में HAL
HMT, ITI, BIL, BHIL जैसी बृहत संस्थाएं हैं। कला संपदा। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। हम्पी, बादामी, ऐहोळे, पट्टादकल्लु के मंदिरों की वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियाँ सजीव लगती हैं। ये सुंदर मूर्तियाँ हमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं। श्रावणबेळगोला के 57 फुट ऊंचाई की एक शिला गोमटेश्वर की मूर्ति दुनिया को त्याग और शांति का संदेश देती है। साहित्य संपदा। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति के द्वारा साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने नीति सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। उपसंहार। कर्नाटक हमारी जन्मभूमि है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा साहित्य वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की प्रगति अपार है। देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी के विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। पाठ 1 मातृभूमि पद्य। रचनाकार श्री भगवती चरण वर्मा।
पहला मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, कवि किसे प्रणाम कर रहा है? अप्रैल 23। उत्तर, कवि मातृभूमि भारत माता को प्रणाम कर रहा है। दूसरा सवाल, भारत के खेत कैसे हैं? अप्रैल 19, अप्रैल 22। मातृभूमि के खेत कैसे हैं? अप्रैल 17। उत्तर, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। तीसरा सवाल, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? जून 17। उत्तर, भारत भूमि के अंदर खनिज रूपी धन भरा हुआ है। चारवां प्रश्न, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? भारत माता अपने मुक्त हाथों से क्या बांट रही है? अप्रैल 2015। भारत माता सुख संपत्ति धन धाम कैसे बांट रही है? जून 23। उत्तर, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। पांचवा प्रश्न, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? कवि भारत माता से क्या निवेदन कर रहा है? जून 2016। कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करता है? अप्रैल 20, सितंबर 20। कवि भारत माता से क्या प्रार्थना कर रहा है? अप्रैल 24। उत्तर, जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माँ से निवेदन करते हैं। छठवां प्रश्न, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जून 18। उत्तर, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्रामों में गूंजना चाहिए। सातवां प्रश्न, मातृभूमि के वन उपवन कैसे हैं? जून 24। उत्तर, मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से युक्त है। आठवां प्रश्न, कवि भारत माता को अमरों की जननी क्यों कहता है? सितंबर 20। उत्तर, भारत भूमि में गांधी, बुद्ध और राम जैसे अमरों का जन्म हुआ है, इसलिए। दूसरा में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अप्रैल 2016। मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन किस प्रकार किया गया है? जून 2015। मातृभूमि की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कीजिए। जून 2017। मातृभूमि कविता में प्रकृति सौंदर्य कैसे वर्णित है? अप्रैल 18। मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। जून 18, अप्रैल 20, जून 22। कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे वर्णित है? अप्रैल 19। मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। अप्रैल 20।
कविता में मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, बताइए। अप्रैल 23। मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य कैसे है, वर्णन कीजिए। जून 23। उत्तर, भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार है। भारत माता के खेत हरे भरे हैं, फल फूलों से युक्त वन उपवन अत्यंत शोभायमान है। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। उत्तर, प्रश्न, मातृभूमि कविता में भारत माँ का स्वरूप कैसे सुशोभित है। जून 2017। भारत माता स्वरूप पर प्रकाश डालिए। जून 19। उत्तर, मातृभूमि अमरों की जननी है। उसके एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। इसके अलावा करोड़ों भारतवासी इसके साथ हैं। तीसरा प्रश्न, कविता में मातृभूमि की विशेषताओं का वर्णन कैसे किया गया है। जून 24। उत्तर, मातृभूमि अमरों की जननी है। गांधी, बुद्ध और राम घर में शायित हैं। हरे भरे खेत सुहाने हैं, फल फूलों से युक्त वन उपवन है। मातृभूमि के अंदर अपार खनिज रूपी संपदा है। मुक्त हस्त से सुख संपत्ति बांट रही है। उसके एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। तीसरा में प्रथम दो शब्दों की अनुरूपता के अनुसार तीसरे शब्द का अनुरूप शब्द लिखिए। पहला, मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे। मातृभूमि के खेत। जून 2017। उत्तर, हरे भरे। दूसरा, पताका न्याय का प्रतीक। दीप। जून 2018। उत्तर, ज्ञान का प्रतीक। पाठ 4, अभिनव मनुष्य पद्य। रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। पहला में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आज की दुनिया कैसी है। अप्रैल 19, सितंबर 20, जून 22। दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। अप्रैल 23। कविता के अनुसार वर्तमान दुनिया कैसी है। जून 19। उत्तर, आज की दुनिया विचित्र और नवीन भी है। दूसरा प्रश्न, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है। पवन का ताप किसके हुक्म पर चढ़ता उतरता है। अप्रैल 17। उत्तर, मानव के हुक्म पर पवन का पात चढ़ता उतरता है। तीसरा प्रश्न, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं। अप्रैल 2016। उत्तर, परमाणु गगन में जा रहा
यान और मानव के हाथों को देखकर कांपता है। चौथा प्रश्न, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? अप्रैल, जून 2016, जून 17। अभिनव मनुष्य विजयी बनकर कहाँ आसीन है? जून 24। उत्तर, आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। 5वां प्रश्न, नर किन किन को एक समान लांग सकता है? उत्तर, नर सरिता, गिरि और सिंधु इनको एक समान लांग सकता है। 6वां सवाल, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? अप्रैल 20। उत्तर, आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। दूसरा में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय लिखिए। अप्रैल 20, अप्रैल 22। दूसरा, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर कैसे विजय प्राप्त की है? वर्णन कीजिए। सितंबर 20। उत्तर, आज मनुष्य प्रकृति के हर तत्व पर विजय पा चुका है, जैसे पानी, विद्युत, भाप और पवन का ताप मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता उतरता है। तीसरा प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? जून 2015, जून 2016, जून 17, 18, 19, 22, अप्रैल 23। अभिनव मनुष्य के आधार पर मनुष्य का सही परिचय कैसे स्थापित किया गया है? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यही है जो एक दूसरे के अंतर को तोड़ देता है, वही विद्वान, वही ज्ञानी और मानव भी है। तीसरा प्रश्न, दिनकर जी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे किया है? अप्रैल 18। आधुनिक मानव की भौतिक साधना का विवरण कविता के आधार पर दीजिए। अप्रैल 19। आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। अप्रैल 24।
कवि दिनकर जी ने वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण कैसे किया है, स्पष्ट कीजिए। जून 23। उत्तर: आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है। यह वहीं पर्वत सागर लांघ सकता है। इसका यान आकाश में जा रहा है। यह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है। उसके बौद्धिक क्षमता असीमित है। चौथा प्रश्न: अभिनव मनुष्य कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। जून 24। उत्तर: स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझाना, मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना, स्वयं को पहचानना, आपस की दूरी को मिटाना, बुद्धि पर चैतन्य और की जीत होना। चौथा में प्रथम दो शब्दों की अनुरूपता अनुसार तीसरे शब्द का अनुरूप शब्द लिखिए। पहला पहाड़, गिरी, वारी, पानी। दूसरा पवन, वायु, सिंधु, नदी। तीसरा जमीन, आसमान, आकाश, पाताल। चौथा नर, आदमी, उर, छाती। पांचवा मातृभूमि, भगवती चरण वर्मा, अभिनव मनुष्य, रामधारी सिम्हा दिनकर, अप्रैल 17। पाठ 7 तुलसी दोहे पद्य। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास। पहला मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न: हंस का गुण कैसा होता है? अप्रैल 17। तुलसीदास के अनुसार मनुष्य को हंस से क्या सीखना चाहिए? अप्रैल 17। उत्तर: हंस का गुण दूध में मिला पानी को छोड़कर दूध मात्र पीता है। दूसरा प्रश्न: तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? अप्रैल 2016। उत्तर: तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक हैं।
तीसरा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार राम नाम जपने से क्या होता है? जून 2015। तुलसीदास के अनुसार राम नाम की महिमा क्या है? जून 2016। उत्तर, कवि तुलसीदास कहता है कि जिस तरह देहरी में दिए रखने से घर के भीतर तथा बाहर प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से शरीर के अंदर और बाहर शुद्धि होती है। चौथा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार संत का स्वभाव कैसे होना चाहिए? जून 18। उत्तर, तुलसीदास के अनुसार संत का स्वभाव हंस पक्षी की तरह होना चाहिए। तीसरा मेन, प्रथम दो शब्दों की अनुरूपता के अनुसार तीसरे शब्द का अनुरूप शब्द लिखिए। पहला, दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल। दूसरा, परिहारी त्यागना, करतार सृष्टिकर्ता। तीसरा, जीव देहरी दहलीज। चौथा, पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल उत्तर दया। अप्रैल 18। पांचवा, संत का स्वभाव हंस के समान, मुखिया का स्वभाव मुख। जून 17। छठवां, जीव की तुलना देहरी से, राम नाम की महिमा दीप से। चौथा में भावार्थ लिखिए। पहला, मुखिया मुख सो था, ये खान पान को एक, पाले पौसे सकल अंग, तुलसी साहित्य विवेक। अप्रैल 20, सितंबर 20, जून 22, अप्रैल 23। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि मुँह जो खाता पीता है वह अपने लिए नहीं, पूरे शरीर के सकल अंगों का पालन पोषण के लिए है। इसी तरह मुखिया अपने लिए काम ना करके भी उसका लाभ सबको बांटना चाहिए। दूसरा, जड़ चेतन गुण दोभमय विश्व किन्हा करतार। संत हंस गुण गहारी पै परिहारी वारी विकार। भावार्थ, इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने संसार को जड़ चेतन गुण दोष मिलाकर बनाया है। संत लोग हंस की तरह संसार के गुण
दोषों में से गुणों को स्वीकार कर विकारों को छोड़ना चाहिए। तीसरा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जून 2015, जून 2016, अप्रैल 17, जून 18, अप्रैल जून 19, अप्रैल 22, अप्रैल 23। भावार्थ: तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक दया को नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। जून 17, अप्रैल 18, साहस सुकृति सुस्त्यव्रत राम भरोसो एक। भावार्थ: तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि विपत्ति के सच्चे साथी विद्या विनय और विवेक है। इनसे विपत्ति नहीं सुलझे तो साहसी सुसत्यव्रती और सुकृतवान राम पर भरोसा रखना चाहिए। पांचवा, राम नाम मणि दीप धरु जीहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरों जो गाहसी उजियार। अप्रैल 2016, जून 23, जून 24। उत्तर: तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि जिस तरह देहरी में दिए रखने से घर के भीतर तथा बाहर प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से शरीर के अंदर और बाहर शुद्धि होती है। पाठ 11, समय की पहचान। पद्य। रचनाकार सियाना रायण गुप्त। पहला मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? अप्रैल जून 2022। कवि के अनुसार बहाने बनाने का प्रमुख कारण लिखिए। अप्रैल 2024। उत्तर, बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। दूसरा प्रश्न, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? जून 2018। ईश से दिया हुआ अनुपम धन क्या है? जून 19। उत्तर, समय ईश्वर दिया हुआ अनुपम धन है। तीसरा प्रश्न, कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? अप्रैल 18। उत्तर, कवि आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं। चौथा प्रश्न, समय की पहचान। कविता में कवि किस पर विश्वास करने को कहता है? जून 2023। उत्तर, समय की पहचान कविता में कवि आत्मा विश्वास करने को कहता है।
दूसरा में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य या मानव के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? जून 19, अप्रैल 22। कवि के अनुसार मनुष्य सुख कैसे पा सकता है? अप्रैल 24। उत्तर, जब मनुष्य समय का सदुपयोग करता है तब सुख प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य समय का नष्ट ना करके समयानुसार काम करते जाता है वह जीवन में सुख प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? अप्रैल, जून 18, जून 22, जून 23। उत्तर, एक एक पल से ही जीवन होता है, इसलिए समय का नष्ट नहीं करना चाहिए। समयानुसार मन लगाकर काम करना चाहिए। आलस को त्याग करके समय को अमूल्य धन समझकर काम करने वाला जीवन में सफल होता है। तीसरा प्रश्न, कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? समय की पहचान कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जून 24। उत्तर, कवि के अनुसार अपने पर विश्वास रखकर लगन के साथ काम करना चाहिए। जो मनुष्य समय को खो जाता है वह हमेशा पछताना पड़ता है। चौथा प्रश्न, समय की पहचान कविता का संक्षिप्त सारांश लिखिए। अप्रैल 19। कवि समय का सदुपयोग करने को क्यों कहते हैं? अप्रैल 20। समय अत्यंत अनमोल है। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सितंबर 20। कविता के आधार पर समय के महत्व को समझाइए। अप्रैल 23। उत्तर, यह अमूल्य है। यह भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। संसार का कोई भी द्रव्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता। समय एक बार बीत जाने के बाद वापिस नहीं आता। व्यर्थ गंवाने पर पछताना ही पड़ता है। तीसरा में प्रथम 2 शब्दों की अनुरूपता के अनुसार तीसरे शब्द का अनुरूप शब्द लिखिए। पहला, आलस परिश्रम, नष्ट लाभ। दूसरा, जानो मानो, लगा दो भगा दो। तीसरा, धन निर्धन, दिया लिया। चौथा, जीवन मरण, खोना पाना।
पाठ 14 सुर श्याम सूरदास। पहला मेन एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सुर श्याम पद्य के रचयिता कौन है? उत्तर, सुर श्याम पद्य के रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा, कृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? उत्तर, कृष्ण की शिकायत भाई बलराम के प्रति है। तीसरा प्रश्न, यशोदा और नंद का रंग कैसा था?